हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 9 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 9 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि पर डे की ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम में अपडेट की जा रही है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत का जो चाइना के साथ व्यापारिक घाटा था, ये बीते वर्षों की तुलना में कम हुआ है। आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ समझौता किया है और कोरल रीफ को, मतलब कि जो हानिकारक केमिकल सनस्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं, इस कारण सनस्क्रीन पर बैन लगाया गया है थाईलैंड के द्वारा। और यदि आपसे पूछा जाए कि सनस्क्रीन पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन है, तो ये है पलाऊ। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ले ली है इब्राहिम राइसी ने। इनका कार्यकाल होगा 4 साल का और इन्होंने हसन रूहानी का स्थान लिया है। हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला यूटी ये लद्दाख ही बना है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है जर्मनी। अब देखिए, आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस पर समझौता करने वाला ये 5वां देश बना है, जबकि 87वां कंट्री निकारागुआ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, डेनमार्क भी इसमें शामिल होने जा रहा है, तो ये 5वां कैसे हो गया? मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही के दिनों में, मतलब कि इसी साल की बात है, 8 जनवरी को इस समझौते पर, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये जो संधि है, इसमें एक समझौता हुआ था। समझौता नहीं आप कह सकते हैं, एक तरह का संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के बाद यदि देखा जाए तो इस पर समझौता करने वाला ये 5वां देश बना है। अब ये कैसा समझौता था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहले क्या था कि इसमें केवल वही देश इसके सदस्य हो सकते हैं जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, केवल वही इसके सदस्य बन सकते थे। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है, इसमें इस सीमा को हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब कोई भी देश आईएसए का मेंबर कंट्री बन सकता है। तो यही से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इस संशोधन के बाद इस पर समझौता करने वाला 5वां देश ये बना है जर्मनी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईएसए के बारे में, इसके बाद जानेंगे जर्मनी के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। देखिए, इसी गुरुग्राम में कुछ समय पहले ही भारत का पहला अनाज एटीएम, यानी कि ग्रेन एटीएम, इसकी भी शुरुआत की गई थी। साथ ही आईएसए भारत की ही पहल है। भारत और फ्रांस ने इसकी पहल की थी। कब की थी? 2015 में। पेरिस समझौता, मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि आयोजित किया गया था 2015 में पेरिस में, इसमें भारत ने पहल की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसके तहत विभिन्न कंट्रीज़ हैं जो कि अब इसकी मेंबर बनते जा रही हैं। और ये इसका पर्पस क्या था? तो देखिए, आईएसए स्थापित करने का मेन पर्पस ये था क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं ये लिमिटेड है और जिस हिसाब से इनकी खपत की जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही है। ईंधन का इस्तेमाल, मतलब कि जो एनर्जी है, इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो जिस हिसाब से आज की डेट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अंधाधुंध इसकी खपत हो रही है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, इनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे में जो विभिन्न देश हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। भारत ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि हम 2022 में 175 गीगावाट एनर्जी ये रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया भी है, अभी तक यदि देखा जाए तो भारत इसका मात्र 69% ही अचीव कर पाया है। इसी बीच भारत ने एक और ऐलान कर दिया है कि 2030 तक हम कुल एनर्जी का 450 गीगावाट ये रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी ही। और देखिए, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो समझौता है, यानी कि इस संधि के तहत अभी तक 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित किए जा चुके हैं। पहला जो हुआ था ग्रेटर नोएडा में, दूसरा हुआ था नई दिल्ली में, जो तीसरा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्टूबर या नवंबर लास्ट ईयर 2020 में ही हुआ था, जो कि वर्चुअली आयोजित किया गया था कोरोना महामारी के कारण, जिसके अध्यक्ष के रूप में भारत की नियुक्ति और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस की नियुक्ति की गई है। मतलब कि भारत इसका सदस्य अगले 2 वर्षों के लिए रहने वाला है।
अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है बर्लिन। करेंसी है यूरो। बर्न तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, तो करेंसी है यूरो। और जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, ये रही थी टॉप पर। भारत की निर्मला सीतारमण जी का स्थान 41वां रहा है। लास्ट 7 मंथ की ये जो करंट अफेयर की वीडियो है, सर के द्वारा इसमें कवर कराए गए हैं लगभग 440 वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को उपहार के रूप में 30 एम्बुलेंस ये भेंट किए हैं? तो लास्ट ईयर ये न्यूज़ निकल करके सामने आई थी कि जब महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई, कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। इस मौके पर भारत के द्वारा जो नेपाल है इसे भी कुछ भेंट की गई थी। क्या भेंट की गई थी? लगभग 39 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसेस, ये इसे दान की गई थी। तो चलिए, नेपाल को डोनेट करना तो बनता ही है, ये सबसे मांगता ही रहता है। हालांकि हमने खुशी में दान किया था इसे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, ऐसी कंट्री जो कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि देखा जाए तो भारत को भी पीछे छोड़ चुका है, और आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये डेवलप कर भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो श्रीलंका है, आप कह सकते हैं कि हमेशा ये पैसे को तके रहता है कि कोई भी कंट्री इसे लोन दे दे, इसलिए ये चाइना का पिछलग्गा बना हुआ आप कह सकते हैं, इसलिए चाइना भर भर के इस पर पैसे लुटा रहा है। हम्बन टोटा पोर्ट वाला जो पूरा किस्सा है मैंने आप लोगों को सुना रखा है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश को एम्बुलेंस भेंट की है। 30 एम्बुलेंस भारत के द्वारा दान की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ इन्वाइट किया गया था बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था। तो इसी के रूप में ये घोषणा की गई थी 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की, जिसके तहत ये पहली खेप है जो कि बांग्लादेश को भेजी जा रही है। प्रत्येक एम्बुलेंस की भारतीय कीमत की यदि हम बात करें तो ये है 18,17,000। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 18.5 लाख रुपए की कीमत की एक एम्बुलेंस है। और यदि बांग्लादेशी मुद्रा में देखी जाए तो लगभग 20,20,000 रुपए की एक एम्बुलेंस है जो कि भारत ने इसे दान कर दी है। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को रट चुकी होगी, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि चिल्हाटी हल्दीबाड़ी परियोजना जो कि बांग्लादेश भारत के बीच दोबारा शुरू की गई है। चर्चे में रहा भाषण चार द्वीप, किस लिए चर्चे में था? रोहिंग्या शरणार्थियों को यहीं शिफ्ट किया जा रहा था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंजाब के प्रेजेंट टाइम में जो खेल मंत्री हैं गुरमीत सिंह सोढ़ी, ट्वीट करके इन्होंने जानकारी भी दी है, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में, इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने ब्रॉन्ज मेडल ये अपने नाम किया है। इसी के तहत पंजाब ने यह ऐलान किया है कि पुरुष हॉकी टीम के जो भी खिलाड़ी हैं इन्हें 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। और ऐसा फैसला भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है। तो अब यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड हम केवल करंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे थे। कोवैक्स गठबंधन पर शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य ये पंजाब ही बना था। 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब ही था। और पंजाब में स्थित है बाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल आप लोगों को मालूम ही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, तो जालियांवाला बाग ये यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए, कुछ समय पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया था कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं इन पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। खासकर यदि स्टूडेंट की हम बात करें तो इनके लिए ये सही नहीं है, इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। जैसे कि पोकर हो गया, रम्मी, इस तरह के ऑनलाइन गेम्स यहाँ प्रतिबंधित किए जाने थे। लेकिन इस पर मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया है कि ऑनलाइन गेम इन्हें हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तर्कहीन और असंगत है। मतलब अब ये यहाँ जारी रहेंगे। तो देखिए, गेम का एडिक्शन लग भी सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा पबजी, पूरे भारतीय इसमें पगलाए भी थे।
कि हर जगह सिर्फ पबजी पबजी छाया हुआ था, नींद चैन सब हराम कर रखी थी इन्होंने। तो सारी चीज़ें ज़रूरी है देखिए, लेकिन हर चीज़ का एडिक्शन ये बेकार होता है। इसके तहत जो मद्रास हाई कोर्ट है इसने ये कह दिया है कि ऑनलाइन गेम्स पर हम बैन नहीं लगा सकते हैं। बाकी के ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हाल ही में जो गुजरात उच्च न्यायालय है, ये हाल ही के दिनों में चर्चे में आया था। क्यों चर्चे में आया था? तो यूट्यूब के ज़रिए आप कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला ये पहला हाई कोर्ट बना था। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि जस्टिस हिमा कोहली बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि विधायकों के जो वेतन होते हैं ये अब 66% बढ़ाए जाएंगे। पहले तो कोरोना महामारी के बीच में काफ़ी सारे राज्य सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी ऐसा फैसला किया कि जो विधायक होते हैं और सांसद होते हैं इनकी हम सैलरी से कुछ पैसे कट करेंगे और इसका उपयोग देश के विकास में लगाएंगे। ऐसे में अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि विधायकों का जो वेतन है ये अब बढ़ा देना चाहिए और 10-20% नहीं, टोटल 60% वेतन बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अभी तक जो विधायकों को पर मंथ की सैलरी मिलती थी या वेतन आप कह सकते हैं, ये 54,000 मिलती थी, जो कि अब बढ़ा करके 90,000 रुपये मिलेगी। 66% इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली से रिलेटेड हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक तो आप लोगों को मालूम ही है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और एलजी हैं अनिल बैजल। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है, यूटी आप कह सकते हैं। स्वयं का बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसने खुद का बना लिया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन दिल्ली से शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, इसके अलावा ऑड इवन पहल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ही शुरू की थी। घर घर राशन योजना जो कि काफ़ी विवादों में रही थी, दिल्ली सरकार की ही पहल थी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। सबके बारे में मैंने आप लोगों को तो बताया ही था, लेकिन ये मैं आप लोगों को अलग से नहीं बता पाई थी, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। आप जानते ही हैं भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है और इन्होंने 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में कजाकिस्तान की दौलत नियाज बेकोव को हरा करके ये पदक अपने नाम किया है। तो 7 मेडल ये भारत के नाम है। इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। इन 7 में एक तो गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। गोल्ड किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को, जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है। सिल्वर मेडल 2 लोगों को मिला है, मीराबाई चानू को, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। फिर दूसरा मिला है पहलवान रवि दाहिया को। 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, बजरंग पुनिया पहलवान, पुरुष हॉकी टीम लवलीना जो कि एक बॉक्सर है, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक बॉक्सर है, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना है, हालांकि ये लास्ट ईयर भी चर्चे में थी, ये रिलेटेड है भूटान से, जिसे अभी हाल ही में ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया है और लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भूटान की ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये भारत के सहयोग से ही, यानी कि भारतीय इंजीनियरिंग के सहयोग से ये डेवलप किया गया है। तो अब यदि हम बात करें भूटान की, तो उसकी कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुलतरम, और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो यूपीआई है जिसका नाम है भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया था भूटान में ही। अगला क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि हैंडलूम डे ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में 7 अगस्त को मनाया गया है। यह हर साल 7 अगस्त को हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो योगदान है देश के विकास में काफ़ी रहा है। पहली बार ये जो दिवस है ये 2015 में मनाया गया था और 2015 के बाद से हर साल 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि यदि हम बात करें 6 अगस्त के बारे में, तो हमने डिस्कस किया भी था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही जापान के हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम है जिसका नाम है लिटिल बॉय, ये गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में अमेरिका के द्वारा फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था।
इसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं यानी कि 79th एनिवर्सरी कब मनाई गई? तो ये भी हाल ही में 8 अगस्त को मनाई गई है, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था और इसी की स्मृति में आप कह सकते हैं इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये जो अंतिम क्वेश्चन है मैंने रिवीजन के लिए रखा है, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? 3 दिन या 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, ये बन गया है भुवनेश्वर, जिसने कि अपनी सभी आबादी का 100% वैक्सीनेशन कर लिया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला गांव यदि पूछा जाए तो ये है व्यान गांव, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर पूछा जाए तो ये तो बना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यदि आपसे पूछा जाए 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूटी तो ये है लद्दाख। तीनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले शहर की, तो हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मतलब कि ये जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर बना है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला यदि पूछा जाए तो ये है गुजरात का गांधीनगर। भुवनेश्वर के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। जम्मू की यदि हम बात करें तो वेयान गांव के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। यदि हम बात करें केवड़िया की, जो कि गुजरात का एक शहर है, ये भारत का पहला ई व्हीकल सिटी बना है, मतलब कि इस केवड़िया में किसी भी तरह के पेट्रोल डीजल कारें या व्हीकल नहीं चलाई जाएंगी, केवल ई व्हीकल चलाई जाएंगी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड यदि कुछ आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता सकें तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।